गद्य खंड में अब हमारे सामने जो पाठ है, भारत से हम क्या सीखें, यह मैक्स मुलर की रचना है। मैक्स मुलर संसार के माने हुए विद्वानों में एक थे। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और अपने भ्रमण के दौरान, अपने यात्राओं के दौरान भारत में आए और यहाँ पर आकर के इन्होंने भारत को नज़दीक से देखा, यहाँ की स्थिति को देखा, यहाँ के सभ्यता और संस्कृति को देखा, यहाँ के लोगों को देखा, तो उन्हें लगा कि भारत एक ऐसा देश है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो इन्होंने जो लेख लिखा, इसका भाषांतरण भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा किया गया है। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, अपनी भाषा में लिखा था और इनके कहने का भाव यही है कि भारत एक ऐसा देश है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। गुलामी के ज़माने में लोग यही जानते थे कि भारत के लोग कुछ जानते नहीं हैं। भारत के लोग केवल वही सांप नचाना, बंदर भालू नचाना और राम राम कहना, इतना ही जानते हैं। लेकिन भारत के ज्ञान विज्ञान को, भारत की सभ्यता और संस्कृति को मैक्स मुलर जब नज़दीक से देखे तो उन्हें प्रतीत हुआ कि भारत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कहा जाता है कि विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक बार रूस गए थे। रविंद्र बाबू चूँकि नाटककार भी थे, गीतकार भी थे, संगीतकार भी थे, कहानीकार भी थे, गायक भी थे। तो रूस की एक महिला ने उनसे पूछा कि मिस्टर टैगोर, आप इंडिया के सबसे बड़े गायक हैं कि आपके अलावे भी कोई गायक है? तो हंसकर टैगोर ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं भारत का कोई बड़ा गायक हूँ। हम किसको बड़ा कहें, किसको छोटा कहें? कहीं जंगलों में ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं तो उसका संगीत कुछ और होता है। कभी नदी की धारा में नाव चलाते हुए मल्लाह गाता है तो उसका स्वर कुछ और होता है। कभी चक्की पर आटा पीसते हुए नारियां गीत गाती हैं, उसकी सुंदरता कुछ और होती है। कभी जंगलों में पशु चराते हुए चरवाहा बंसी बजाता है, उसकी सुंदरता कुछ और होती है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तभी तो आप सुने होंगे, संसार जीतने का स्वप्न लेकर मैसिडोनिया से जब सिकंदर चला तो अपने गुरु सुकरात से, अपने देश के महान विद्वान सुकरात से पूछा। कहा गया है कि सिकंदर ने कहा सुकरात से, क्या तुमको लाऊंगा विजय डंका बजा के हिंद से जब लौट आऊँगा? तो कहा सुकरात ने, राजन विजय कर जब यहाँ आना, हमारे वास्ते तू बांस की बंसी एक ले आना। अमर बाणी कमल गीता, कहानी राम और सीता, हो सके राजन तो गंगा जल भी ले आना। जिसे पी के ऋषियों ने अमर गुण तत्व को छाना। इन्हीं जगसार चीज़ों को अगर भारत से लाओगे तो 7 द्वीपों के तुम नायक कहाओगे। तो सुकरात भी मानता था कि भारत में अमूल्य वस्तुएं हैं।
सिकंदर कुछ लेकर नहीं जा सका यहाँ से उसके लिए। मैक्स मुलर भी उसी बात को कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये कहना कठिन है कि हम क्या क्या सीखें। देखिए पंक्तियों को, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। मैक्स मुलर साहब कहते हैं कि जहाँ पर हर प्रकार की संपत्ति हो, हमसे कोई पूछे कि वैसे देश का नाम रखिए जहाँ हर प्रकार की संपत्ति हो, प्रकृति की सुंदरता भरी हो, पूरे संसार में ऐसा कौन सा देश है, कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि वह भारत है। भारत जहाँ भूतल पर ईश्वर की छटा बिखर रही है। यदि आप जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया और किसने जीवन को सबसे बड़ी समस्याओं का विचार कर उसमें से कईयों को ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य हैं, तो मैं भारत के का ही नाम लूँगा। अगर कोई पूछे कि मानव मस्तिष्क से जो बातें निकल सकती हैं, मानव मस्तिष्क की उपलब्धियों को सबसे पहले किस देश में देखा गया, जीवन की बड़ी समस्याओं का निराकरण, उसका समाधान सबसे पहले किस देश में मिला, अगर कोई पूछे तो मैं भारत का ही नाम लूँगा। भले विदेशों में प्लेटो कांट जैसे दार्शनिक इन बातों का अध्ययन करते रहे, लेकिन भारत के सामने सभी फीके जान पड़ते हैं। यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूँ कहें कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर से भारत का ही नाम लूँगा। मैक्स मुलर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर यह प्रश्न उठाया जाए कि यूनानी, रोमन, सेमेटिक आदि के साहित्य के अलावे यूरोप वासियों को और चाहिए कि और क्या पढ़ें जिससे उनके सर्वांगीण विकास हो जाए। सर्वांगीण विकास इस जीवन का ही नहीं, आने वाला जीवन भी सुधर जाए, यह लोक का भी कल्याण हो, परलोक का भी कल्याण हो, तो मैं यही कहूँगा कि तब भारतीय साहित्य का अध्ययन हम विदेशी लोगों को करना चाहिए। जो लोग आजकल के भारत में घूम कर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत की कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या दूसरे शहर की ही याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, और सच्चे भारत दर्शन वही हो सकते हैं। मैक्स मुलर कहते हैं कि बहुत से विदेशी भारत में आते हैं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उस काल के बड़े बड़े ही नगर थे, इनको घूमते हैं और घूम करके चले जाते, लेकिन भारत की वास्तविकता को जानना है, भारत की सच्चाई को जानना है, तो वह छवि दिखाई पड़ेगी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम्य परिवेश में। अभी इसके पहले कविता पढ़ाते समय मैंने कहा था ना कि जगमग नगरों से दूर दूर हैं जहाँ न ऊंचे खड़े महल, टूटे फूटे कुछ कच्चे घर,
दिखते खेतों में चलते हल, पुरई पालों खपड़ेलों में, रहमा रमुआ की नावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गाँव में। खुरपी लेके छिलते घास, भरते कोछों की कोरों में, लकड़ी का बोझ पड़ा सिर पर, जो कसा मूझ के डोरों में। उनका अर्जन व्यापार यही, क्या करें गरीब उपायों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गाँव में। उस समय गरीबी थी, लेकिन भारत में ज्ञान भी था। ज्ञान विज्ञान सब में बढ़ा हुआ यह देश था। तो मैक्स मुलर भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो लोग शहरों का भ्रमण करते हैं, विदेशी लोग, वे भारत की सच्चाई को जान नहीं पाते। भारत का सच्चा रूप वहाँ के गाँवों में दिखाई पड़ता है। 2-3 हज़ार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है, जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। भारत में भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान भी भारत में ही है। हम यूरोपियन अगर भारतीय दृष्टिकोण से समस्याओं को देखें, वैसे समस्याएं हर देश में हैं, तो भारतीय दृष्टिकोण से ही उन समस्याओं का समाधान भी बहुत आसानी से हो सकता है। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है, तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। वैसा हर इंसान, मैक्स मुलर कहते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में, चाहे संसार जीवन के जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो, उसे में आप अपने अभिरुचि को विकसित करना चाहें, तो भारत ऐसा देश है कि हर प्रकार की अभिरुचि के विकास का मौका वहाँ पर मिलेगा। अपने उस बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो, जिनके बारे में अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। संसार के बड़े बड़े विद्वान जिन समस्याओं पर हमेशा विचार किया करते हैं, आप अगर भारत में रहें और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ अध्ययन करना चाहें, तो आपको भरपूर अवसर मिलेगा। निर्वासन की स्थिति आपके सामने नहीं आएगी। आपको भरपूर अवसर मिलेगा कि जीवन के हर क्षेत्र का समुचित अध्ययन आप कर सकते हैं। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं, तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे मान लीजिए भूमि विज्ञान है, जो लोग प्रकृति शास्त्र में रुचि रखते हैं, तो हिमालय की पहाड़ियों से लेकर के और समुद्र के तट तक, समुद्र के किनारे दक्षिण में टापू के रूप में श्रीलंका है। हिमालय से लेकर लंका तक अनेक प्रकार की भूमि है। कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं सागर है, कहीं नदियां हैं, और प्रत्येक प्रकार की भूमि का आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं, तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। जो लोग वनस्पति विज्ञान में रुचि रखते हैं, तो हिमालय से लेकर के
गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र के मैदान तक, सुदूर दक्षिण में सागर तट तक, पश्चिम में थार के रेगिस्तान तक नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं, ऐसे ऐसे जंगल हैं, ऐसे ऐसे पौधे हैं, इतने प्रकार के उद्भिज हैं कि विदेशी वनस्पति वैज्ञानिक हाकर्स भी इसी देश में आकर्षित होते हैं। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं का अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हैकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसा है। जिस व्यक्ति को प्राणी विज्ञान में रुचि है, जीव जंतुओं में रुचि है, तो विदेशी एक विद्वान है हैकल, जो भारत में हिमालयी क्षेत्रों से लेकर के और समुद्रिक क्षेत्रों तक, मरुभूमि से लेकर लहलहाती फसलों और हरे भरे जंगलों तक जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं और एक प्रकार से समझिए कि भारतीय समुद्र तट से मोती बीन रहे हैं, ज्ञान के मोती बिटोर रहे हैं, जो उन्हें भारत में जो मोती मिला संसार में और कहीं नहीं मिल सकता। यदि आप नृवंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपका एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। नृवंश विद्या का अर्थ हुआ नर शास्त्र, मानव जाति का इतिहास, मानव जाति का विकास, मानव कैसे उत्पन्न हुआ, मानव का कैसे विकास हुआ, कितने प्रकार के मानव हैं पृथ्वी पर विभिन्न जातियों के। अगर आपकी रुचि इस विषय में है तो जानते हैं कि भारत एक उपमहाद्वीप है, इसमें हर प्रकार के इंसान आपको मिल जाएंगे जिनका आप अध्ययन कर पाएंगे। क्यों? प्राचीन काल में जो इस देश में रहते थे आज भी हैं, उनको आदिवासी कहा जाता है। आदिवासियों के बाद सभ्य जाति के रूप में यहाँ जो आए वे द्रविड़ थे। द्रविड़ों के बाद यहाँ आर्य आए, तो आदिवासी, द्रविड़, आर्य, आर्यों से युद्ध करने के लिए असुर आए और धीरे सभी यहाँ आते गए और कुछ यहाँ से भागते गए, कुछ यहाँ बसते गए। तो यहाँ पर यह एक महामानव समुद्र, रविंद्र बाबू ने कहा कि भारत क्या है, महामानव समुद्र है। हर प्रकार की जाति धर्म के लोग यहाँ पर आए और कुछ चले गए, कुछ रह गए। तो जो प्राणी, जो मनुष्य शास्त्र के ज्ञाता हैं, वे चाहें तो हर प्रकार के मनुष्य का अध्ययन इस देश में कर सकते हैं। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने का आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघम के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित विश्वविद्यालयों अथवा बिहारों के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। पुरातत्व विभाग जो धरती में, पुरातत्व जो धरती में दबा हुआ है, जिसकी खुदाई करके उसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। अगर आप पुरातत्व विभाग के प्रेमी हैं
यहाँ पर उत्खनन हमेशा होता है, खुदाई होती है। प्राचीन काल का एक चाकू मिलता है, एक पत्थर मिलता है जैसे चकमक पत्थर, जिससे प्राचीन काल में आग निकाल ली जाती थी। या खुदाई होती है तो प्राचीन काल के जानवरों की हड्डियां मिलती हैं, जिससे कि आज पता चला मनुष्य को कि पहले के डायनासोर कैसे होते थे। तो जनरल कनिंघम हिंदुस्तान में आए थे और खुदाई करके उत्खनन के द्वारा उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, अगर आप उसको पढ़ लें तो आप जान जाएंगे कि भारत पुरातत्व में भी कितना प्राचीन काल में बढ़ा हुआ था। और तब आप सोचेंगे कि बौद्ध काल में जो राजा हुए वे नालंदा, तक्षशिला, अवंतिका जैसे बौद्ध विहार बनवाए, विश्वविद्यालय बनवाए, वे कैसे होंगे अगर आज वहाँ की और खुदाई की जाए तो उस समय की दबी हुई सभ्यता आपके सामने आ जाएगी। इसी बिहार में, इस बिहार की धरती पर नालंदा था। महाकवि दिनकर ने लिखा है कि नालंदा में उसके आज खंडहर हैं जिनकी खुदाई हो रही है, फिर से बनाने का प्रयत्न हो रहा है। नालंदा के खंडहरों में कल्पना नाम की एक बालिका घूमती है और खंडहरों को देख के कह रही है कि यह किस तापस की समाधि है, किसका यह उजड़ा उपवन है, ईंट ईंट हो बिखर गया यह किस रानी का राजभवन है। यहाँ कौन है रविशस जिसको रुक रुक नमन किए जाते हैं, जलद जोड़ते हाथ और आंसू का अर्घ दिए जाते हैं। हाय कोई इस शून्य प्रांत में जो यह भेद हमें बतला दे, रज कण में जो किरण सो रही उसका हमको दरस करा दे। तो पीछे से इतिहास बोलता है कि कल्पने धीरे धीरे बोल, पग पग पर सैनिक सोता है, पग पग सोते वीर, कदम कदम पर यहाँ बिछा है ज्ञान पीठ गंभीर। यह खंडहर उनका जिनका जग कभी शिष्य ओ दास बना था, यह खंडहर उनका जिनसे इस भारत का इतिहास बना था। एक एक कण इस मिट्टी का हीरा है अनमोल, कल्पने धीरे धीरे बोल। तो वैसा ज्ञान का केंद्र था जो आज खंडहर बना है। अगर उसका उत्खनन किया जाए तो आपके सामने आ जाएगा कि प्राचीन भारत कैसा था। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, कोरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडेनियन, शकों, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा धूप उपहार होगा जिनकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों के दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर सकेगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियत थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही नहीं पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दें। देखा जाए बहुतों की रुचि सिक्कों में होती है। प्राचीन काल के सिक्के तो आज ढूंढने से मिलेंगे नहीं, लेकिन अभी आज से 50 साल पहले, 60 बरस पहले तांबे के सिक्के होते थे। 1 पैसा, 2 पैसा,
1 पैसा तांबे का होता था जो हम लोग देखे हैं, 2 पैसा पीतल का होता था, 1 अन्नी होती थी 4 पैसे की 1 अन्नी, 2 अन्नी होती थी, 4 अन्नी और 8 अन्नी तो बहुत पहले तक चल रही थी, अब सब बंद हो गई। इसके पहले चांदी के सिक्के चलते थे, उसके पहले सोने के सिक्के चलते थे, और उसके बहुत पहले धातु की मुद्राएं टुकड़ों के रूप में, उस समय ढलाई का यंत्र नहीं था। तो भारत में बहुत से लोग आकर के प्राचीन काल के सिक्कों का संकलन करते हैं। सिक्कों को बिटोरने पर यह पता चल जाता है कि यह किस काल का बना हुआ है, उस समय देश में किसका शासन था, कितना पुराना ये है। इसी सिलसिले में जबकि हेस्टिंग्स इस देश का गवर्नर जनरल था, तो काशी के पास उसे एक घड़ा मिला जिसमें 172 सोने के सिक्के थे। बहुत पहले पुराने अंग्रेजी ज़माने, पुराने ये मुस्लिम काल के, दारिस उन्हें कहा जाता था। तो वह इंग्लैंड में भिजवा दिया कि हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक जो इंग्लैंड में रहते हैं, जो देखेंगे कि कई हजार बरस पुराने भारतीय सिक्के यहाँ पर भेजे गए हैं, तो आदर से इनको रखेंगे और इन सिक्कों के बल पर प्राचीन काल के भारतीय इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन रिटायर होकर जब हेस्टिंग्स इंग्लैंड पहुंचा, तो वहाँ के उसके मालिकों ने वो गलवा के सभी सिक्कों को सोना बना लिया था। सवाल इसको देख करके ज्ञान के एक बहुत बड़े भंडार को गला के धन का भंडार बना लिया गया। अंग्रेजों की इस बुद्धि को देख के आज यही कहा जा सकता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी हैं, और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। दैवत विज्ञान भी विज्ञान का ही स्वरूप है। मैक्स मुलर साहब कहते हैं कि भारत में जितने साधन हैं अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल शास्त्र के बारे में अध्ययन करने के लिए, उतने अन्यत्र नहीं हैं। इस पर अगर प्रयत्न किया जाए, इस पर अभी नया प्रकाश पड़ा है, लेकिन अगर इस पर प्रयत्न किया जाए तो संसार में जितना सफल अध्ययन इसका भारत में किया जा सकता है, संसार के अन्य देशों में उतना सफल अध्ययन नहीं किया जा सकता। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। नीति शास्त्र की बातें, नीति शास्त्र की बातें हैं, ये सबसे पहले भारत में ही उत्पन्न हुई। नीति शास्त्र की बातें, जैसे उदाहरण के रूप में कहा जाता है कि एक संस्कृत का ग्रंथ है हितोपदेश,
उसमें केवल कहानियाँ हैं। वो कहानी क्या है? एक राजनीतिक संदेश है। किसी राजा के पुत्र बड़े मूर्ख थे, बहुत से शिक्षक पढ़ा के हार गए, उन्हें ज्ञान नहीं होता था। तब एक श्री राम शर्मा नामक पंडित थे, उन्होंने कहानियों के माध्यम से ज्ञान की बातों को बताना शुरू किया। वही संदेश हितोपदेश में है। तो नीति कथाएं भारत में जो फैली हैं, लेखक कहता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर वो कहानियाँ जाती रही हैं। जो यहाँ से गए, यूरोपियन जो यहाँ आए और यहाँ से अपने देश में गए, उनके माध्यम से वो कहानियाँ दंत कथा के रूप में, दंत कथाएँ जो हंसी मजाक में कही जाती हैं, उस रूप में यूरोप में पहुँची। इस प्रकार भारत में नीति शास्त्र आज से नहीं, अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। आज भी हम लोग जब प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं तो चाणक्य नीति हमें मिलती है। चाणक्य चंद्रगुप्त का गुरु था और उसका नीति शास्त्र आज प्राप्त होता है हमको। हमारे यहाँ प्रसिद्ध कहानतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत और बौद्ध धर्म को माने जाने लगा है। विदेशों में, यूरोपीय देशों में जो विद्वान हैं, वहाँ पर आज जो कहानियाँ हैं वो मानते हैं कि ये कहानियाँ भारत से आई हैं अपने देश में, और बौद्ध धर्म फैलाने वाले जो उस समय के संत थे वे विदेश गए तो इन कहानियों को लेके गए। किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गद्दा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध और प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के कार्टिलस में मिलती है। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी? और इसी प्रकार हम नेवले या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा के से सर्वांश में मिलते जुलती एक कहानी है। अब शेर की यह जो अपने यहाँ कहावत है, शेर की खाल में गद्दा, मतलब नकली रूप बना के रहना। उदाहरण मिलता है कि यूनान से यह कहावत हिंदुस्तान में आई है। प्लेटो की यह कहावत है, जब यूनानी भारत में आए सिकंदर के साथ तो एक कहानी भारत में उनके साथ आ गई। इसका मतलब कि यह कहावत हमारे देश के नहीं है, यूनान की है। और एक ये भी कहानी आती है कि कोई चूहा है या नेवला है जिसको कोई संत रूप परिवर्तित करता है तो उसको सुंदर नारी के रूप में बदल देता है। तो यह संस्कृत से ली गई कहानी है। जैसे कि कहा जाता है कि कोई छोटी चूहिया थी और वह डर गई किसी दूसरे जानवर से, तो किसी सन्यासी ने छोटी चूहिया को वो जानवर बना दिया, नेवला बना दिया। फिर नेवला डर गया सांप से तो सांप बना दिया। फिर वो किसी से डर गया तो उसको वो रूप में बना दिया। इसी तरह वो
उसे सुंदर औरत के रूप में बना दिया, लेकिन मूल रूप में वो थी चूहिया, केवल उसका रूप परिवर्तन किया गया था। और जब उस शादी का अवसर आया तो उसने चूहे को पसंद कर लिया। इस प्रकार ये कहानी जो है भारत के संस्कृत साहित्य की है, जो कि किसी तरह से विदेश में पहुंच गई है। किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि कहानी यूनान में कैसे पहुंची। वहाँ ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही स्टेटस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई, इस क्षेत्र में भी बहुत काम करना होगा। ईसा मसीह के पहले यह कहानी यूनान में प्रसिद्ध थी और यह कहानी हिंदुस्तान में उत्पन्न है संस्कृत साहित्य से। तो इसे तो यही ढूंढने पर पता चलता है कि 4वीं सदी के पहले यूनान से भारत का नाता था, तभी तो यहाँ की कहानियाँ वहाँ किसी न किसी रूप में पहुँच गई थी। हमें इससे भी और अधिक प्रतर युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेगी। यद्यपि अभी हम निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को गई, तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। बहुत से दंत कथाएँ हैं, बहुत से कहावतें हैं जो विदेशों में हमारी बहुत पहले से पहुंच गई हैं और विदेश से यहाँ आ चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राजा सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के बीच आने जाने का साधन था। यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, वहाँ के लोग यहाँ आते थे। अभी प्राचीन सभ्यता थी। एक पहले पाठ था जब हमने रोम का मूल्य चुकाया था। प्राचीन सभ्यता में किसी राक्षस ने आकर रोम पर कब्जा कर लिया। वहाँ के निवासी जब लड़ाई में हार गए तो लोग राक्षस के पास समझौता के लिए गए, तो उसने कहा कि 35 मन काली मिर्च जो गरम मसाला में पीसी जाती है, 35 मन काली मिर्च दे दो, हम तुम्हारे देश को छोड़ देंगे। अब ये चक्कर में पड़ गए, कहाँ हम पाएंगे, वहाँ काली मिर्च होती नहीं है। उसी समय भारतीय जहाज व्यापार करने रोम में पहुँचे थे। रोम बड़ा धनवान देश था। भारतीय जहाज 35 मन काली मिर्च अपने जहाज पर से भारतीय व्यापारी तौल दिए और वह विदेशी चला गया। रोम की इज्जत बच गई, रोम देश बच गया। तो वहाँ पर चंदा लगा के लोगों ने उतना मूल्य व्यापारियों को दे दिया। इसका माने कि अति प्राचीन काल से भारत का संबंध विदेशों से रहा है। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हाथी, दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा अन्य किसी देश से नहीं लाई जा सकती। बाइबल में अंग्रेजों के धर्म ग्रंथ में लिखा गया है कि ओफिर नामक देश से हाथी के दांत, बंदर, मोर, चंदन की लकड़ी इंग्लैंड में गई। लेकिन लेखक कहता है कि ये वस्तुएं केवल उस समय भारत में ही थी, अन्य देश में थी ही नहीं। तो भारत को ही ओफिर के नाम से वहाँ पर दिखाया गया है। यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। भारत और फारस की खाड़ी
लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच कभी भी व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुआ। भारत के व्यापारी उस समय जहाज नहीं बने थे, तो नावों में ही बैठ के विदेशों से व्यापार करते रहे थे। यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल में भी बंद नहीं हुए थे। भारत के साथ यूरोप के संबंध का वर्णन 10वीं-11वीं शताब्दी में आता है शाहनामा में। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा, तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? लेखक कहता है कि हम लोगों में केवल भाषा के ही ज्ञाता नहीं, भाषा विज्ञान के भी ज्ञाता बहुत से लोग होंगे, लेकिन भारत से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पर व्याकरण से संबंधित तत्वों का इतना विकास हुआ हो जितना विकास भारत में हुआ है। आखिर भाषा विज्ञान की उत्पत्ति सभी देश कहते हैं कि हमारे यहाँ हुई, हमारे यहाँ हुई, लेकिन यह दावे से कहा जा सकता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शंकर ने डमरू बजाया और शिव के डमरू से 14 ध्वनियाँ निकली। उसे 14 माहेश्वर सूत्र कहा गया। उन्हीं ध्वनि के अनुसार भाषा विज्ञान बनी, जिसका संकलन महर्षि पाणिनि ने किया। तो यह मान लेना होगा कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ भाषा विज्ञान से संबंधित हर विषयों का अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ आपको आर्य, द्राविड़, मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं, अब तो उनके साथ यूनानी, पूंजी, हुण, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों और विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण के अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। भारत में पहले आदिवासी थे, मुंडा आदिवासियों में मान लीजिए, द्रविड़ थे, तब आर्य आए, इसके बाद से यूनानी आए, हुण आए, शक आए, अरब आए, ईरानी आए, तब मुसलमान आए, मुगल आए, तब अंग्रेज आए। इतने जाति के लोग यहाँ आते गए, यहाँ बसते गए या लूट के भागते गए, लेकिन उनकी भाषा यहाँ रह गई, हमारी भाषा वो ले गए। इसीलिए हर भाषा का यहाँ माध्यम किसी न किसी रूप में उपलब्ध है, जो आज हमारी भाषा में घुल मिल गया है। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम, जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अगर आप कानून के जानकार हैं तो भारत में विधि संहिता मिलेगी, प्राचीन काल के लिखी हुई ग्रंथ जो कानून के विधि के संबंध में हैं। मैं मानता हूँ कि वे यूनान, रोम, जर्मनी के कानून शास्त्रियों के नियम के अनुसार आधारित नहीं होंगे, लेकिन इस विधि संहिता में आपको ऐसी बातें मिलेगी जो बातें संसार के अन्य संहिता में नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समैचारिक सूत्रों को ही ले लें। ये धर्म सूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे प्रवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं।
भारत में धर्म सूत्र हैं, वेदों से जिनको लिया गया है, वे जो सूत्र हैं उसमें जो कानून की व्याख्या की गई है, जो नियमों की व्याख्या की गई है, वह किसी ग्रंथ में अन्यत्र नहीं मिल सकती। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए भारत की पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। तो प्राचीन काल में, अति प्राचीन काल में भारत में ग्रामीण पंचायतें थी। उनका अध्ययन करके आप जान सकते हैं कि कानून का सूक्ष्म विश्लेषण भारत में अति प्राचीन काल से होता आया है और आज भी हो रहा है। वक्त अभी लगेगा सर, इसमें चलने दिया जाए। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास और उसके अपरिहार्य और प्रमाण रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है और धर्म की जन्म भूमि है। पारसियों के चतुष्ट धर्म की यह शरणस्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट और विकसित होते रहते हैं। धर्म का उद्भव भारत में हुआ और आज भी यह धर्म की स्थली है। चाहे आप जिस मत को मानने वाले हों, धर्म का स्थल सदा से भारत रहा है और आज भी है। भारत में आप अपने आपको सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे किसी पुरातन विषय में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी जन समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबद्ध हो या उच्च शिक्षा से, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो, कानून बनाने की बात हो। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत और संस्कृत भाषा में आपको ऐसे सूत्र, ऐसी बातें आज भी मिल जाएगी जो संसार के किसी अन्य भाषा में, अन्य ग्रंथ में मिलेगी नहीं। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद नहीं रखा जा सकता। मानव मस्तिष्क का अध्ययन करना हो तो भारत ऐसा देश है, इसके अलावा दूसरा कोई देश नहीं जहां मानव मस्तिष्क, मानव की विचारधारा, मानव की भावना का इससे बेहतर अध्ययन हो सके। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना लें, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैवत विज्ञान का हो चाहे दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र का हो या कानून का, शिल्प का हो या पुरातन विज्ञान का, हर क्षेत्र में अध्ययन करने का अवसर आपको भारत में मिलेगा। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी समय का अध्ययन
व्याख्या विवेचन कर लें तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास को सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेखक कहता है कि भारत के इतिहास का एक अध्याय अगर बढ़िया से हम पढ़ लें, प्राचीन भारतीय इतिहास का कोई एक अध्याय, कोई एक खंड अगर हम बढ़िया से पढ़ लें तो उसके आगे विदेश के सभी इतिहास, हर भाषा के इतिहास व्यर्थ जान पड़ते हैं। यदि मैं अभी आज से भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वातिशायी क्यों है। लेखक कहता है कि मैं अन्य भाषाओं पर तो अभी बात नहीं करूँगा, लेकिन एक पर बात करूँगा और वह है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी भाषाएं समाहित हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि सभी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। अब लोग कहते हैं कि जो ग्रीक भाषा है, यूनानी भाषा बड़ी पुरानी है, क्योंकि यूनान प्राचीन काल में ही बहुत बढ़ा हुआ देश था। इकबाल ने लिखा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मतलब कि उसका विकास बहुत पहले से है। फिर भी अगर कोई कहे कि ग्रीक भाषा अति पुरानी है तो नहीं, उससे भी प्राचीन संस्कृत है। क्योंकि इनका काल विभाजन किया जा सकता है। संस्कृत कितनी पुरानी भाषा है यह कहना बहुत कठिन है। मैंने कहा ना कि भगवान शंकर के डमरू से जो सूत्र निकले उससे भारत की भाषा का निर्माण हुआ। इन भाषाओं में इतनी समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ ही इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकार से गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। पहले हर देश की अलग अलग भाषा है, भाषा के नाम पर विद्वान झगड़ते थे, यह प्राचीन है तो नहीं, यह प्राचीन है, इसका उद्भव इससे है तो इसका उद्भव इससे है। लेकिन संस्कृत भाषा का जब ज्ञान उन्हें हुआ तो जान गए कि हमारा लड़ना बेकार है, सबसे प्राचीन जो भाषा है वह संस्कृत है और इसी से सबकी उत्पत्ति है। जदियाग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निस एक ही शब्द मिल जाता है तो हमने भ्रांत रूप से पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से विभक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। अब संस्कृत में आग के लिए शब्द क्या है? अग्नि। और लैटिन भाषा में आग के लिए शब्द है इग्निस। अग्नि और इग्निस, देखिए दोनों में समता है कि नहीं। इसका माने कि संस्कृत के अग्नि से ही लैटिन का इग्निस बना। उसी तरह लिथुआनियन भाषा में उग्निस है, स्कॉटिश भाषा में इंग्ले है। ये सभी
थोड़ा थोड़ा अंतर लेके अग्नि से ही बनाए गए शब्द हैं। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द में मर मिट जाते हैं। यह बता पाना सरल नहीं कि कोई शब्द एक भूभाग में क्यों कैसे पनपता है, क्योंकि दूसरे भूभाग में मुरझा कर सर्वथा सुप्त हो जाता है। ये होता है कि कहीं वही शब्द आगे बढ़ जाते हैं, फूलने फलने लगते हैं, और कहीं वही जाकर के वे शब्द समाप्त हो जाते हैं। कल्पना के यदि हम जानना चाहें कार्य करने की शाखाओं में विभक्त होने के पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूसा, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, स्लोविक में माइस और पुराने जर्मन में मूस कहते हैं। भारत में संस्कृत में शब्द मिला मूसक, और अन्य जो भाषा हैं जैसे ग्रीक, लैटिन, स्लावोनिक, जर्मन, सब में उसे माइस या मूस ही कहा गया है। इसका मतलब हुआ कि संस्कृत के शब्द को सभी ने स्वीकार किया है। उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम नहीं कर सकते, आज जिसका नाम चूहा है, मूस था, और वही शब्द संसार के अन्य भाषाओं में भी है। उसी तरह पुराने पत्थर और शीशे के टुकड़ों को जोड़ करके जो पच्चीकारी होती थी, आर्यों के समय से ही वह कार्य चला आ रहा है और आज भी बनता जा रहा है। भारत और यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे अवशेषों के आधार पर आर्यों के जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है, अत्यंत दीर्घकालिक चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन तीनों भाषाओं के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे जाना होगा। कई हजार वर्ष पीछे जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि कब से संस्कृत से ये भाषाएं निकली हैं। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भले दूसरी भाषाओं में उसमें जैसा शुद्ध उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता उत्पन्न होता हूँ, मैं बदलता हूँ। क्रियाएं भले ही मिल जाएं, किंतु अस में यह क्रिया तो केवल आज भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। मैं हूँ संस्कृत में इसे कहा गया अस में। इसी को विदेशी भाषा में देखा जाए तो ऐसा कहीं नहीं मिलता अस में। मैं जिंदा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं चल रहा हूँ, इस रूप में है। जितना सारगर्भित शब्द है संस्कृत, उतना दूसरा बन ही नहीं सकता। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ। ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों, अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक दूध पीने से भी बढ़कर, और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन, एंग्लो भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के लिए बिना कभी न पढ़ पाते, और भारत यदि इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी नहीं पढ़ा पाता तो भी हम इससे इतना कुछ सीख पाते जितना दूसरा कोई की भाषा से नहीं सिखा पाती। तो जिस प्रकार दूध पीने से शरीर बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, विकास होता है, उसी प्रकार संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे इंसान का सर्वविध विकास हो सकता है। संस्कृत भाषा, उसका साहित्य याद रहे,
यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। यूनान और रोम से संपूर्ण साहित्य से भी अधिक विशाल है। मुझे उस दिन एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी, किसी काम में मन ही नहीं लगता था। तभी एक सांध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों, जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा मास्टर साहब शायद हल्के फुल्के मूड में हैं, मजाकिया बातें कर रहे हैं। लेकिन मास्टर साहब ने तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द सर्वनाम और समान धातु श्याम पट पर लिख दिखाए। अब तो हमारे सामने ऐसे तत्व उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। लेखक कहता है कि एक दिन जब हम लोग गर्मी के मारे बेचैन थे, एक शिक्षक बोला कि प्राचीन काल में एक ऐसी भाषा थी जो हम विदेशी भाषाओं से भी उतनी ही मिलती है। पहले सोचा गया ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड पर जब वो लिख के दिखाए तो हमारी भाषा के बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से ही मिलते जुलते हैं। अब यह मान लेना पड़ता है कि हमारा विश्व का जो भी साहित्य है उसकी उत्पत्ति में संस्कृत का हाथ जरूर है। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन के लिए हमारे बस इतना ही किया हो सो बात भी नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक उदार ही नहीं बने हैं, लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बराबर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की बात गले लगाना ही नहीं सीखे हैं। अब तो इसे मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। संस्कृत भाषा हुई चाहे दूसरी आर्य भाषा हुई, उसका अध्ययन करने से मैक्स मुलर साहब कहते हैं केवल हमारा विचार उदार ही नहीं हुआ है, हम सबको अपने परिवार के समान ही नहीं मानते हैं, बल्कि हम विश्व के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में देख पाते हैं संस्कृत के अध्ययन से। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते थे। भाषा विज्ञान में जो हमने छोटे छोटे शब्दों को देखा, संस्कृत से ही हमें पता चला कि संस्कृत के किस शब्द से ये सभी शब्द बने हैं। क्योंकि आपने देखा ना कि संस्कृत में आग के लिए अग्नि है तो वही कहीं इग्निस है, कहीं अगोन है, कहीं इंगा है, मतलब कि अग्नि से ही मिलता जुलता। अपने सुविधा के अनुसार अन्य भाषाभाषियों ने नाम रख लिया है। हम सब पूर्व से आए हैं, हमारे जीवन में जो अत्यधिक मूल्यवान है वो हमें पूर्व से मिला है। और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे व्यक्ति को जिसने इतिहास के वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले वह प्राच्य विद्या विशारद न हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। ये भी क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया है। मैक्स मुलर कहते हैं कि हम सभी पूर्व से आए हैं। यूरोप पूर्व पश्चिम में है, लेकिन वो मानते हैं कि सभी पूर्व से आए हैं। आर्य जाति से भी सभी को ज्ञान मिला है और आज आर्यों की भाषा किसी न किसी रूप में पश्चिमी देशों में है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा संबंध पूर्वी देशों से अति प्राचीन काल से रहा है। अगले पर जब आप लोग भारत के तट पर पहुँचेंगे
तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूँ आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपने लंबे समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। आप जब मैक्स मुलर कहते हैं पश्चिमी लोगों से कि आप जब भारत के तट पर कभी पहुंचेंगे तो आपको वैसा ही महसूस होगा जब आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स हिंदुस्तान में पहल आए और भारत के समुद्र तट पर उतरे तो जो अनुभव उनको हुआ आपको भी होगा। अब विलियम जोन्स के शब्दों में, जिस भारत की यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 के अगस्त में, उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था। एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। भारत या ईरान हमारे बाईं ओर था और अरब सागर की आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज़ के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों के ऐसे श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। कहते हैं कि बहुत लंबे सफ़र के बाद जब हम भारत के सामने आ गए, अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज़ से टकरा रही थी और मुझे ऐसा आनंद प्राप्त हुआ जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया है और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। मैक्स मुलर कहते हैं कि इसी बात को विलियम जोन्स ने भी कहा कि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है और जब हम भ्रमण करेंगे संपूर्ण भारत का तभी और ज्ञान होगा जो हमको प्राप्त नहीं हो सका है। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। जब अपने जहाज़ के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा था कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है, उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियाँ तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। 37 वर्ष के सर जोन्स हिंदुस्तान में आए, सागर जहाज़ के डेक पर खड़े होकर देख रहे थे डूबते हुए सूरज को और सामने भारत को, तो उन्हें एक मधुर स्मृति आ गई। उन्हें ईरान तथा प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर के शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं अपने सपनों को साकार और उनकी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणति कैसे किया जा सकता है। सर विलियम जोन्स महज 37 वर्ष की उम्र में अपने सपने को साकार करने के लिए कठिन यात्रा करके भारत पहुँचे। उनकी क्या भावना होगी उनके जैसे लोग ही समझ सकते हैं। और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी आज भी वैसी ही है, या यूँ कहें कि आज भी वैसी हो सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। यूरोपीय लोगों को सलाह देते हैं कि 100 वर्ष पहले जोन्स का जो अनुभव हुआ आप चाहें तो भारत में आज भी आ सकते हैं और भारत को देख करके वही अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, वही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग विश्वास रखें, यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में
एक से एक बढ़कर शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की हैं, तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोच कर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गांव गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय को कुछ शेष नहीं रहा। सिकंदर हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति से ही प्रभावित होकर हिंदुस्तान में आया। आज भी जो पश्चिमी देशों के सिकंदर हैं, उन्हें ये न सोचना चाहिए कि भारत से हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। उन्हें यह सोचना चाहिए कभी भारत में ऐसा बहुत कुछ बाकी है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी सोचा नहीं, उसके बारे में हम शोध कर सकते हैं और उसके बारे में और जानकारी जुटा सकते हैं। अभी भारत से बहुत और कुछ सीखा जा सकता है। यही मैक्स मुलर का मूल विचार है कि भारत एक महामानव समुद्र है। समुद्र में जितना अवगाहन किया जाता है उतने मोती मिलते हैं। भारत में हम जितना विचरण करेंगे अभी उतना ही ज्ञान का भंडार हमको मिलेगा। अभी इससे बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश बची हुई है।